So, first thing first, we are going to focus on logical reasoning sections, easy and least time consuming questions. Now guys, हम सबको पता है कि सीईटी एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर रहेंगे. अब कई सारे लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि वो पजल के ऊपर अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं. आइडियली आपको 60 का अगर स्कोर, आप आउट ऑफ 100 अगर आप 60 क्वेश्चंस राइट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, तो आप बहुत ज़बरदस्त स्कोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं. दैट मीन्स द चांसेस आर क्वाइट ब्राइट दैट यू गेट अ ग्रेट स्कोर. So of course I'm not able to teach you everything once again, but हाँ कुछ sensible बात, कुछ questions we will do. Now, what all questions we are going to do? We are going to do critical reasoning, syllogism, assumptions, cause and effect, and inference questions. What is inference based? That means you have to understand the questions based on the passage you understand, then you answer. So basically guys, इसके ऊपर all in together 30 questions पूछे जाते हैं. मिनिमम 30 क्वेश्चंस. यस, बात ये नहीं कि 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बात ये कि ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, और इन क्वेश्चंस पे आप अटेम्प्ट करके आराम से कम टाइम में, आई मीन टू से, ये 30 क्वेश्चन अगर किसी की वर्बल थोड़ी भी अच्छी है, किसी को थोड़ा भी समझ में आता है, लोगों को लगता है कि वर्बल सिर्फ 50 मार्क का है, ये सारे क्वेश्चंस भी वर्बल के ही हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं. मज़े वाली बात है कि ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं. अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, आप अराउंड 25 मिनट्स में 30 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो विद एटलीस्ट 80 to 90% एक्यूरेसी. जो लोग टॉप 100 में रहते हैं वो ये सारे क्वेश्चंस मोर देन 90% या ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने क्वेश्चंस हम आज के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे? सो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर मैं 4 क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है, क्या करना है. सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आई वांट टू टेल यू व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू. स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर 2 क्वेश्चन, सिलॉजिज्म के ऊपर 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के ऊपर हमारे 4 क्वेश्चन होंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन 4, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर 5, और क्रिटिकल रीजनिंग. अब लोग ना नाम सुन के डरते हैं या किसी और एग्जाम से कंपेयर करते हैं. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, दिस एग्जामिनेशन इज नॉट कैट, इट इज नॉट एनी अदर एग्जामिनेशंस और जैट फॉर दैट मैटर. एक क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहते हैं और आराम से हम कर सकते हैं, कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग. सो बेसिकली कितने क्वेश्चंस हम आज के सेशन में अटेम्प्ट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग, यू कैन डू द कैलकुलेशन. 15, 10 + 5 15, 19, 23, 28, 30, 34, अराउंड दैट मनी क्वेश्चंस. सो 34 क्वेश्चंस के आसपास हम सॉल्व करेंगे. और आप टाइम देखना कि कितने क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन करके, मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया और उसमें भी कितना टाइम लगा. जब मुझे इतना टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करके सॉल्व करने में, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस वे फास्टर. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम लोग इस, ये भी बताना चाहता हूँ हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट, अप्रोच और टाइम सेविंग सजेशंस. हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, अप्रोच के ऊपर और टाइम सेविंग. एजेंडा हमारे आज का सेशन का यही है कि हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, अप्रोच सीखनी है और टाइम कैसे बचाना है. ये मैं तुम्हें वापस से, मतलब अगर 6 महीने के बाद, 6 महीने तक अगर सीटी का एग्जाम डिले हुआ है और उसके बाद भी अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो या तो तुमने पढ़ाई नहीं की, या तो छोड़ो यार, अभी क्या बोलूँ मैं, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब ये कैसा क्वेश्चन रहेगा? अब कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये बकवास पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं. इन ईच ऑफ द बिलो आर गिवन 3 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन, नंबर फलाना ढमकाना, बुलशिट. एक स्टूडेंट अपना टाइम ये बकवास पढ़ने में वेस्ट कर रहा होगा और एक स्टूडेंट तब तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके निकल जाएगा. नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि भाई किसका स्कोर अच्छा आएगा. सो सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ये है तुम्हारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर, लेकिन ये सिलॉजिज्म टाइप से सॉल्व होता है, मतलब वेन डायग्राम से. सो लेट्स सी हाउ दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सॉल्व. यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फ्लावर्स आर ट्वाइस, तो मैं एक फ्लावर के लिए बनाता हूँ, ऑल फ्लावर्स आर ट्वाइस, तो ये फ्लावर हो गया, ये मेरा टॉय हो गया. सम टॉयज आर ट्रीज, तो उसने जानबूझ के टॉयज और ट्रीज दिया ताकि टीटी में लोग कंफ्यूज हो. सम एंजल्स आर ट्रीज, सम एंजल्स आर ट्रीज. ठीक है, अब मैं देखूंगा सम एंजल्स आर टॉयज, सम एंजल्स आर टॉयज. यार हो सकता है, बट कंक्लूजन डायग्राम के मुताबिक नहीं बैठता, तो मेरा जिस जिसमें वन है वो चले जाएगा. वन चला गया, यहाँ पे भी ये वन है, चला गया. फिर उसके बाद
सम टॉयज आर ट्रीज, सम टॉयज आर ट्रीज, यस टू फॉलोज, अगर टू है तो टू, सम ट्रीज आर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ सम टॉयज, ये सॉरी मैं ये सेकंड कंक्लूजन मुझे पढ़ना चाहिए, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, नहीं भाई ये भी चीज नहीं बनती, टू भी गया, अब टू गया तो यार थ्री तो ऑलरेडी, थ्री भी पढ़ते हैं, सम फ्लावर्स आर एंजल्स, सम फ्लावर्स आर एंजल, अगेन इसका आंसर नन होगा। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सोचो कोई ये बकवास पढ़ रहा होगा और कोई इंसान ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके निकल गया। दिस क्वेश्चन विल नॉट टेक more than few 30 seconds to attempt. Moving on, I will give you 2 minutes to answer all these three questions and your time starts now. Let's see how many people can get it right. या तो छोड़ो यार, मैं ही सॉल्व करता हूँ फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम पिजन्स आर डॉग्स, सम पिजन्स आर डॉग्स, ठीक है, पी और डी कर दिया। ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स जो है वो मेरी कैट्स हो गए। ऑल पिजन्स आर हॉर्सेस, ऑल पिजन्स, गाइस याद रखना से पिजन बोला है तो हम लोग वही ड्रॉ करेंगे जो मेंशन्ड है। यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को बाद में कंक्लूजन की भाषा पढ़नी है। अगर वो बोलता है डेफिनेटली या पॉसिबिलिटी तो अकॉर्डिंगली यू विल सेलेक्ट द ऑप्शन। इसमें कोई नॉर्मल कॉमन, इसमें कोई तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। अब कंक्लूजन क्या है, सम हॉर्सेज आर डॉग, सम हॉर्सेज आर डॉग, यस सम हॉर्सेज आर डॉग्स, तो ये सम जो हॉर्सेज हैं ये डॉग होंगे, सम हॉर्सेज आर डॉग्स, तो सीधी सी बात है सम हॉर्सेज आर डॉग, तो वन फॉलो करता है, तो वन जिस जिसमें नहीं है वो मेरा चले जाएगा। वन किस में नहीं जाता, नन ऑफ दीज में गया। फिर उसके बाद इसमें अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, हाँ यहाँ पे भी टू है तो ये भी वन चला गया, ठीक है, इसको वापस से अंडू करता हूँ, हाँ तो ये भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। फिर उसके बाद सम कैट्स आर पिजन, सम कैट्स आर पिजन, हाँ यार सम कैट्स, ये वाला जो पार्ट है कैट का ये पिजन भी है तो टू भी फॉलो करता है, तो जिस जिसमें टू नहीं है। फिर तीसरा क्या है, सम हॉर्सेज आर कैट, इसमें आंसर होगा ऑल फॉलो, ए आंसर है। सिमिलरली गाइस क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा बी। अब कई लोग बोलेंगे सर ये इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं नहीं जानता, मैंने ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पास्ट में सीटी में पूछे गए हैं वो मैंने आपको दिए हैं। अब एक सोचने वाली बात है कि कोई इंसान ये क्वेश्चन सॉल्व करके स्कोर कर रहा होगा और कोई इंसान शुरू ही पजल से करेगा। अगर आप उन क्यूट लोगों में से हैं जो आप पजल, कई लोग ना, एक बहुत ही कुटियापा, एक बहुत ही क्लासिक कुटियापा बताता हूँ। कई लोग होंगे जो पजल से स्टार्ट करेंगे, उनका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। स्टार्टिंग में ना मेरा दिमाग बहुत फ्रेश है, मैंने ना पजल की तैयारी बहुत ज्यादा की है तो मैं तब कर लेता हूँ, और तब उसके बाद हम लोग फटक से कर लेंगे और उसके बाद हमारी चीजें हो जाएंगी। वो तुम नहीं कर सकते। अगर तुमने पजल से अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया, किस गुड बाय योर गुड स्कोर, मैं मुंह पे कह रहा हूं। और अगर तुम लॉजिक से भी स्टार्ट करते हो तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो जल्दी करे जा सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर आप क्या सजेशन देते हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से लॉजिक से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीईटी में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एक सेक्शन करके दूसरे में शफल करोगे। 150 मिनट है, 200 क्वेश्चन है, एक बार जो क्वेश्चन देख रहे हो वो दोबारा देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप में से किसी ने मॉक दिया तो आप जानते हो, तो अगर आप कोई सेक्शन उठाते हो तो उसको खत्म करके दूसरे सेक्शन में जाओ। कई लोग होते हैं, मैं काम करता हूँ लॉजिक के ये इजी क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर मैं कॉन्ट करूंगा या तो मैं वर्बल करूंगा, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ तुम क्या करोगे, तुम अगले साल सीटी फिर से दोगे, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन है कोर्स, अब ये क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि भाई कोर्स ऑफ एक्शन का क्या है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, एक सिचुएशन दी होती है और सबसे बेस्ट पॉसिबल एक्शन आपको ढूंढना होता है। अब यार इसके ऊपर कॉमन सेंस है, मैं पूरा समझा तो सकता नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि होता क्या है। होता कुछ नहीं है, कोर्स ऑफ एक्शन में फंडा ये होता है कि आपको ये देखना है कि जो एक्शन आप लेते हैं वो सारी पार्टीज के लिए कम से कम हानिकारक होना चाहिए, सबसे कम डैमेजिंग होना चाहिए और मोस्ट बेनिफिशियल होना चाहिए। और आप अपनी पर्सनल बायसनेस को बाहर रखते हैं और उसने ऑप्शन दिए रहते हैं, अगर वन फॉलो तो ए, बी फॉलो तो टू, ये वो। कई लोग ना ये सब बकवास पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। स्ट्रेट अवे गो ऑन टू द क्वेश्चन।
क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि सारा खेल टाइम बचाने का है। जो इंसान कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा उसका स्कोर अच्छा आ जाएगा। There was waterlogging in the major part of the city due to heavy rain during past few days, and the people residing in those areas were forced to shift to other areas. Situation समझो भैया, वाटर लॉगिंग हो गई है मेजर पार्ट में भारी बारिश की वजह से कुछ दिनों से, तो कुछ लोगों को जो उस एरिया में रहते हैं उनको फोर्स किया गया है कि आप किसी और शिफ्ट में जाएं। अब मुंबईकर से बेटर ये बात कौन जानेगा। खैर आजकल तो दिल्ली में भी बारिश हो रही है। नाउ the courses of action are: the government should arrange food and shelter for the displaced people. The fire brigade should be put on high alert to cope with the situation. Yes, सीधी सी बात है यार, दोनों चीजें होंगी कि एक चीज होगी। The fire brigade should be put on high alert to cope with the situation. अब यार एक सोचने वाली बात है कि दोनों होंगी, लेकिन मजे वाली बात है कि हैवी रेन में फायर ब्रिगेड क्या करेगा। हैवी रेन से अगर वाटर लॉगिंग हुई है तो फायर ब्रिगेड क्या करेगा। हाँ, मुंबई में कई लोग होते हैं जो हमारी फायर ब्रिगेड है जाके पेड़ काट रही है। खैर इंडिया में जब किसी से कोई काम नहीं होता तो सब लोग आर्मी को याद करते हैं, भाई आर्मी आओ बचा लो। आर्मी का काम बचाने का नहीं है, आर्मी का काम है बॉर्डर की रक्षा करना, जो वो करार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बेचारों को ये काम भी करना पड़ता है जब हमारी भारतीय सरकार कुछ कर नहीं पाती। तो गाइस इसका आंसर सिर्फ ये होगा, ये नहीं होगा। मूविंग ऑन स्टेटमेंट: the M state government has decided henceforth to award the road construction contracts through open tenders only. अब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी। दोनों फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन समझो, द एम स्टेट गवर्नमेंट the government has decided henceforth to award the road construction contract through open tender only. मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ ओपन जो टेंडर है सड़क बनाने का या जो भी है कंस्ट्रक्शन का, जो भी है रोड कंस्ट्रक्शन का, वो किसको देंगे, ओपन टेंडर से देंगे। द एम स्टेट विल नॉट बी एबल टू गेट द वर्क डन स्विफ्टली एज it will have to go through tender and other procedures. Henceforth the quality of roads constructed may be far better. दोनों चीजें यार होती है ना, क्योंकि टेंडर देंगे तो दोनों चीजें होती हैं कि नहीं होंगी, कि दोनों चीजें होंगी। कोर्स ऑफ एक्शन यार ये रिलेवेंट है, इसमें आंसर डी होगा, नन फॉलोज। अब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो गेस व्हाट, अभी समझ में भी नहीं आएगा, आगे बढ़ेंगे। अब आएगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अगर आपको ये नहीं पता कि, तुम्हें पता है गाइस, जो जो विजन एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने अप्रैल से पहले इतनी प्रैक्टिस कराई है, इतनी प्रैक्टिस कराई है कि मेरे को याद है मैं हफ्ते में 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस सेशन लेता था। फिर भी कई लोगों ने अटेंड नहीं किया, फिर बाद में बोलते हैं ये वो ऐसा वैसा। और अगर तुम्हें फिर भी ये क्वेश्चंस नहीं आते तो खैर गणपति बप्पा मोरिया। स्टेटमेंट देखो, अब ये जो ऑप्शंस हैं, ये बात की बात है, हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट में कौन सा अजम्पशन फॉलो होता है। समझो अगर 1 होता है तो टिक करो, 2 है तो कैंसिल करो, या ऑफ कोर्स तुम वहां पे स्क्रीन पे नहीं करोगे। मैं तो ऐसे ऐसे चमन लाल को बोलता हूँ जो बोलते हैं स्केच पेन लेके जाओ और स्क्रीन पे लिखो, भाई ऐसा कुछ मत करना। Statement: nobody can predict as to how long a country would take to contain the unfortunate and disastrous terrorist activities. एक स्टेटमेंट है कि कोई नहीं जानता कि कब तक हमारी कंट्री ये जो डिजास्टरस और अनफॉर्चुनेट ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसको तब तक कंट्रोल में रख सकती है, कंटेन कर सकती है। पहला assumption: it is impossible to put an end to terrorist activities. Efforts to control the terrorist activities are on. Definitely यार, मतलब एक सिंपल सी बात है कि इससे अजम्पशन क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल टू पुट एन एंड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज। क्या उससे ये पता चलता है कि ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने ये कहा है कि मुश्किल है, कब तक होगा, ये नहीं कहा कि कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये ए नहीं बनता, ये होता है। हाँ ऑफ कोर्स एफर्ट्स आर ऑन, अजम्पशन है कि है, तो इसका आंसर 2 है कि ए है। क्या है गाइस, कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा। कि दोनों असम्पशन सही होंगे, दोनों असम्पशन सही होंगे गाइस। इट इज इम्पॉसिबल टू पुट एन एंड, क्योंकि सीधी बात है उसने लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें घुमा रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग चले। दोनों चीजें असम्पशन। एक याद रखना, एक चीज होती है गट फीलिंग। तुम्हारी गट फीलिंग जो होती है वो एकदम सही रहती है। योर गट फीलिंग इज ऑलवेज राइट, सो वट एवर योर गट इज टेलिंग यू, यू प्लीज स्टिक टू दैट एंड ट्रस्ट मी, दैट इज वॉट इज गोइंग टू बी द आंसर। अब यहाँ पे एक टाइम सेविंग एक्टिविटी, ये क्वेश्चन 45 सेकंड से अंदर होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट ले रहे हैं
या आप 90 सेकेंड्स ले रहे हैं, तो अगर आप राइट भी कर रहे हैं तो भी आपको हाथ में सिर्फ बनाना आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर ये इजी क्वेश्चन में ही 90 सेकेंड लग रहा है मेरी जान, तो यार तुम बाकी क्वेश्चंस में तो यार तुम क्या करोगे? स्टेटमेंट, और मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन मैं सच बोलता हूँ, वेदर यू लाइक इट और हेट इट। एग्जाम के बाद तुम मुझे थैंक यू बोलोगे कि हाँ भाई उस बंदे ने सच बोला, झूठ के लारे नहीं लगाए। पंजाबी में बोलते लारे, मतलब दिलासा नहीं दिया, तसल्ली नहीं दी। मेरा काम तसल्ली देने का नहीं है, और किसी को तसल्ली चाहिए तो प्लीज दिस इज नॉट द प्लेस फॉर तसल्लियां। क्वेश्चन नंबर 96, you know that your suit is excellent when people ask about your tailor who tailored the suit। वो क्या कह रहा है कि तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा जो सूट है वो एकदम कड़क है अगर पब्लिक बोलती है कि तुम्हारा टेलर कौन है जिसने सूट सिला हुआ है। assumption, people do not ask about your tailor if your suit is not good। the people want to know the criterion of an excellent suit। अब इसमें आंसर क्या होगा? assumption क्या होगा? assume करो, इंसान हो ना यार, assume कर सकते हो ना तुम। इसका आंसर होगा नीदर, दोनों नहीं। कैसे यार? ऑफ कोर्स सी बात है, ऑफ कोर्स सी बात है, दुनिया तुमसे ये कौन सी कंपल्सन है कि तभी तुमसे बात करेगी कि तुम्हारा सूट अगर अच्छा नहीं है? अगर तुम्हारा सूट बहुत अतरंगी है तो भी लोग पूछेंगे भाई कौन से टेलर से सिलवाया है, बोलते हैं ना मजाक में। और ये तो होगा ही नहीं, ये तो क्राइटेरिया थोड़ी ना पता चलेगा यार। और बाय द वे तुम्हारी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है तो ही सूट अच्छा लगेगा। चाहे कोई भी सूट पहनो, और अगर तुम्हारी बॉडी अगर अदरक की तरह फैली हुई है या बटाटे की तरह, तो यार तुम अरमानी के सूट सिलवा लो। क्वेश्चन नंबर 97, इवन विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज इन इंडिया वी स्टिल कंटिन्यू टू इंपोर्ट शुगर। मतलब यार इतने सारे शक्कर के, शरद पवार साहेब महाराष्ट्र शाकर कारखाना भर भर के, लेकिन फिर भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर। मतलब ऐसे स्टेटमेंट है। अजम्पशन क्या है? द कंजम्पशन ऑफ शुगर पर कैपिटा हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया। यार ये तो सीधी बात है। मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोड्यूस शुगर टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी। क्या ये हो सकता है क्या? 97 का ए तो डेफिनेटली है। क्या हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ मुझे। यस गाइस, दोनों चीजें हैं इसकी। यस, अपने पे भरोसा रखो, मेरी बात सुन के टेंशन में मत आना। ये टाइप के क्वेश्चन में जो तुम्हें सही लगता है गट फीलिंग से, वो टिक करके आगे बढ़ जाना। इस क्वेश्चंस पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आंसर राइट होगा या तो आंसर रॉन्ग होगा। राइट होना चाहिए, क्योंकि अब तक तुम कर क्या रहे थे? कर क्या रहे थे मेरी जान अब तक? अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो बोल रहे हैं अरे सर एक हफ्ते में पेपर आ गया, ये तो बहुत गलत किया। अच्छा, अप्रैल में होने वाला था ना पेपर। ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लास्ट वाले का, हाईली ब्रिलियंट एंड इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स डू नॉट ऑलवेज एक्सेल इन द रिटन एग्जामिनेशन। मतलब वो क्या बोल रहे हैं? अब कई लोग बोलेंगे हाँ सर बात तो बराबर है, मैं बहुत मैं मतलब मेरा दिमाग बहुत है लेकिन मेरा एग्जाम में स्कोर नहीं आता। बात तो कड़क है। हाईली ब्रिलियंट एंड इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स, मतलब कि जो बहुत ज्यादा अक्लमंद होते हैं और बहुत मेहनती स्टूडेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार वो रिटन एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन में अच्छा करें। द रिटन एग्जामिनेशन इज गुड मेनली फॉर मीडियोकर स्टूडेंट। ये तो बकवास है। मीडियोकर मतलब ठीक ठाक नहीं। द ब्रिलियंट एंड इंडस्ट्रियल स्टूडेंट कैन नॉट ऑलवेज राइट गुड आंसर्स इन द एग्जाम। ये भी गलत है। ये दोनों चीजें गलत हैं। उन्होंने कहा है कि डू नॉट ऑलवेज एक्सेल, नॉट ऑलवेज, ये नहीं कहा कि एवरी टाइम। ऑलवेज मतलब, नॉट ऑलवेज मतलब ज्यादातर, या ज्यादातर मतलब या अक्सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा। हमेशा और अक्सर और ज्यादातर में फर्क होता है गाइस, प्लीज समझो, ठीक है। अब हम कुछ और प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। फटाफट फटाफट फटाफट, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, बट लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द स्क्रीन। या हियर यू गो। कई लोग ये डायरेक्शन पढ़ रहे होंगे 16 का। इन ईच क्वेश्चन, ये वाला पढ़ेंगे पहले। इन ईच क्वेश्चन, बचपन में कहा था ना कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। हाँ तो भाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे हम। इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन 2-3 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। ठीक है भाई, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए क्या बोलूं मैं यार, वो वही बता रहा है जो दिख रहा है। दिख क्या रहा है? ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे पता ही चल जाएगा जब मैं टिक करूंगा। मतलब मुझे करना क्या है? कंक्लूजन स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन करने हैं। और है क्या? स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम एक्सपर्ट्स आर बुक लवर्स, सम एडिटर्स आर एक्सपर्ट्स।
कुछ एक्सपर्ट हैं जो बुक लवर हैं, और सम एडिटर्स आर एक्सपर्ट्स। इसमें तुम वेन डायग्राम का भी यूसेज कर सकते हो, या तो तुम कॉमन सेंस लगा के भी आंसर दे सकते हो। इसका आंसर क्या होगा गाइस? कम ऑन टेल मी। अब कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सब लोग बैठे हैं। पूजा कह रही है बोथ, हर्षल कह रहा है एक, बाकी लोग बैठ के सोच रहे हैं यार ये छोड़ो ना यार, अपन रिस्क नहीं लेंगे गलत देने का, देख ले, पब्लिक को देखने दो। भाई साहब 16 17 18 को पेपर है, 16 17 18 को पेपर है। अब इसमें ये भी रहेगा 16 को इसका पेपर है ना, मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ, या तो मैं ना एक वीडियो देखूंगा जिसमें लाइव टेलीकास्ट होगा कि क्या चल रहा है। कुछ चमनलाल सेंटर के बाहर खड़े होके, और बंदे देख भी रहे हैं, अरे मेरे बाप 16 तारीख को पढ़ ले, अगर 18 को पेपर है। यूट्यूब पे बैठ के देख रहा है कि क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, क्या पता नहीं है क्या क्वेश्चन कौन से आते हैं। और सीटी वाला चमन है जो तुमसे जो 16 तारीख को जो क्वेश्चन पूछेगा वो 17 को भी पूछेगा। कभी दिमाग लगाया है क्या इस चीज में? कॉमन सेंस है क्या कभी? लोग ना 16 तारीख को यूट्यूब पे बैठ के देख रहे होंगे, कई लोग का लाइव टेलीकास्ट की कौन से क्वेश्चन आए। हाँ भाई 17 को सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, थोड़ा, ज्यादा तो नहीं डाल पाओगे, थोड़ा जोर डालो यार। क्या सेम क्वेश्चन आएंगे? लास्ट ईयर फैमिली ट्री, डायरेक्शन साइंस के कई सारे क्वेश्चन गायब हो गए, लोग फैमिली ट्री पे खुश हो रहे हैं अरे कितना मजा आया, अरे भैया पिछले साल क्वेश्चन ही नहीं आया था वो। ठीक है यार। सम एक्सपर्ट्स आर बुक लवर्स, सम एडिटर्स आर एक्सपर्ट्स, इसका आंसर क्या है? सम एक्सपर्ट्स आर बुक लवर्स, सम एडिटर्स आर एक्सपर्ट्स। अब यार चलो एक काम करते हैं, वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। सम एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या है? बुक लवर्स हैं, बी कर देता हूं बुक लवर्स। सम एडिटर्स आर एक्सपर्ट्स, जो कुछ एडिटर हैं वो मैं एक्सपर्ट बना देता हूं। अब कंक्लूजन क्या है? ऑल एडिटर्स एज वेल एज एक्सपर्ट्स बीइंग बुक लवर्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये जो पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी मतलब हाँ, जब तक वो कहता नहीं है कि ये नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑन रहती है। ऑल दोस एडिटर्स हु आर बुक लवर्स आर ऑल्सो, ऑल दोस एडिटर्स, कौन सा एडिटर, कौन सी है? ये वाली पब्लिक एडिटर है, ठीक है, ये वाली पब्लिक। ऑल दोस एडिटर्स हु आर बुक लवर्स और ऑल्सो एक्सपर्ट। लेकिन यार यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, ये तो दिया ही नहीं कि एडिटर जो है बुक है। एज पर द डायग्राम पॉसिबिलिटी लिखी होती ना तो हो जाता, पॉसिबिलिटी नहीं लिखी हुई, हम वो फोकस करेंगे जो पड़ा हुआ है। अब इसका आंसर ये होगा, वन ही होगा, हर्षल राइट है। अब कई लोग बोलेंगे सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ? पता है तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही। तुम लोग कुछ जुगाड़ चाहते हो, कोई ट्रिक चाहते हो कि ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए या कुछ तरीका मिल जाए। ये इंग्लिश है, इसको कहते हैं इंग्लिश। ये चीज बैटरी है, टिक कर दी, ये चीज बैटरी नहीं है, वो टिक नहीं की। पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया हुआ है तो मैंने टिक कर दिया। अब मैं ये बोल सकता, अच्छा सुनो, अब पॉसिबिलिटी है उसका क्या है? अब मैं कहता हूं, समझो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, आशीष। इफ आई से आशीष आशीष इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट 120 मार्क्स इन सीईटी एग्जाम, और इफ आई से आशीष माइट गेट 120 मार्क्स इन सीईटी एग्जाम, अब इसमें से सही क्या है? ये माइट वाला है कि डेफिनेटली वाला है? अब तुम बोलोगे ना हाँ सर माइट वाला है, अगर तुम डेफिनेटली बोल रहे हो तो गलत हो तुम। ये पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी थोड़ी ना है। मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? माइट। माइट लिखा है तो राइट हो जाता है, क्यों? क्योंकि हाँ भाई पॉसिबिलिटी है 120 मार्क आ जाए। लेकिन अगर मैं डेफिनेटली कहता हूं तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? कैसे यू आर गोइंग टू बी डेफिनेट दैट इट्स गोइंग टू बी 120? यही चीज है पॉसिबिलिटी की, और इसमें लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला चीज देखो, ऊपर का बकवास। और तुम्हें पता है सीटी वाला जानबूझ के तुम्हें ये लिटरेचर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम अपना समय बर्बाद करो इस बकवास में, और कई सारे लोग होते भी, करते भी हैं। ऑल बुक्स रैक्स आर फाइल कैबिनेट्स, ऑल कबर्ड्स आर फाइल कैबिनेट्स, इसका आंसर बताओ मुझे क्या है? क्या है इसका आंसर? पूजा 2 कह रही है।
और कुछ ट्राई करना चाहेगा? ऑल बुक्स रैक्स आर फाइल कैबिनेट, हर्षल कह रहा है सी मतलब इफ ईदर कंक्लूजन वन और टू। अब यार मुझे एक बात बताओ, ये ईदर का मतलब क्या होता है? ईदर और का मतलब क्या होता है? और नीदर नॉर का मतलब क्या होता है? ईदर और मतलब, एक चीज एग्जांपल देता हूँ ईदर और को एक सिंपल तरीके से समझने का, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि अब कंफ्यूज हो जाओगे, जो आता है वो भी भूल जाओगे, बट हाँ तरीका दूंगा। एक तो वर्कशॉप का नाम जैसे ही आता है लोगों को लगता है आ गया वो सेशन जिसकी मुझे जरूरत थी, आ गया वो सेशन जो मुझे स्कोर दिलवा देगा। तो इसका मतलब पिछले इतने सारे जो सेशन लिए वो पागल हैं। तो एक काम करो ना, सिर्फ वर्कशॉप ही अटेंड करो और ले आओ स्कोर। वर्कशॉप सिर्फ तुम्हें एक आइडिया देने के लिए होता है। ठीक है, कोमल जवाब दे रही है। अब एक एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्या उसमें क्या हुआ है कि नीदर नॉर का एक आदमी, सॉरी समझो, इंडिया, एक आदमी छोड़ो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच होता है। एक एक कंडीशन है इंडिया ने मैच जीता, एक कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता। समझो, इधर और में जो लोग कंफ्यूज होते हैं, अब एक स्टेटमेंट होगा कि इंडिया वन द मैच, इंडिया वन द मैच, जीतने का स्टार लगा देता हूं। एक कंडीशन होगा ऑस्ट्रेलिया वन द मैच, एक ऑप्शन होगा इधर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वन द मैच, एक होगा नीदर ऑफ देम वन द मैच, एक होगा बोथ वन द मैच। अब इसमें बेटर आंसर क्या है? बट ऑब्वियस सी बात है इधर और, क्योंकि अगर मैच अगर दो टीम का हुआ है तो या तो इंडिया जीतेगी या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। अब यहाँ पे वो गधे वाला दिमाग मत लगाना, क्या पता सर ड्रॉ हो जाए। भाई साहब हाँ माना, लेकिन तुम्हें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर दो टीमें मैच करती हैं, या तो एक कंडीशन होगी या तो दूसरी कंडीशन होगी, ये इधर और का मतलब है। नीदर नॉर में क्या होता है कि कोई भी नहीं जीता, या ना पहला वाला ना दूसरा। आई होप नीदर नॉर तो सबको पता होगा, लेकिन इधर और में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो एक मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया ताकि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल बुक रैक्स आर फाइल कैबिनेट्स, ऑल बुक रैक्स आर, तो मैं बुक रैक्स को क्या कर देता हूं, मैं फाइल कैबिनेट बना देता हूं। ऑल कबर्ड्स आर फाइल कैबिनेट्स, ऑल कबर्ड्स आर आल्सो फाइल कैबिनेट्स, तो यानी कि एक छोटा सा एक सी बना देता हूं, ये भी इसके अंदर आ गया। बट याद रखना, उन्होंने ये नहीं कहा कि सम ऑफ द कबर्ड आर बुक शेल्फ, बुक रैक्स और सम बुक रैक्स आर, तो इसलिए मैंने दोनों को अलग रखा है। पॉसिबिलिटी है लेकिन डायग्राम नहीं है, और लेकिन देखो पॉसिबिलिटी लिखी हुई है, पॉसिबिलिटी नीचे लिखी हुई है। अब देखते हैं, सम कबर्ड्स आर बुक रैक्स, सम कबर्ड्स आर बुक रैक्स, सम कबर्ड्स आर बुक रैक, यार सम कबर्ड्स आर बुक रैप तो यार नहीं लग रहा। सम बुक रैप बीइंग कबर्ड, सम बुक रैक बीइंग कबर्ड इज द पॉसिबिलिटी, ये राइट है। पॉसिबिलिटी है, डायग्राम में नहीं है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए पहला रॉन्ग हो गया। ये आंसर है। इंग्लिश फॉलो करनी है और डायग्राम फॉलो करना है। ट्राई दिस वन। ऑल चिकन्स आर मशरूम्स, सम चिकन आर टोमेटो, सम चिकन आर टोमेटो। तो याद रखना, मैंने सिर्फ चिकन कवर किया है, मशरूम को नहीं कवर किया। सम मशरूम्स आर टोमेटो, हाँ भाई ये वाला पार्ट भी मशरूम का चला गया ना टोमेटो में। सम टोमेटो, सम टोमेटो आर मशरूम, भैया दोनों हो गया, ये तो सिंपल था। इसका आंसर क्या होगा? बोथ कहीं दिख रहा है, हाँ ई। एक और गलती, सॉल्व करने के बाद लोग एक्साइटमेंट में ये गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं, ए की जगह बी कर देंगे, बी का तुमने इतनी दिमाग लगा के किया है, थोड़ा सुकून से शांति से कर दो। और एक और चीज तुम्हें बताना चाहता हूं कि एग्जामिनर, सीटी का एग्जामिनर जब तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देता है तो तीन में से एक क्वेश्चन बहुत इजी देगा, एक थोड़ा जो होगा वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, ट्रिकी रहेगा, मतलब ठीक ठाक, और एक जो होगा जिसके लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी कि तीन में से घटिया हालात में से भी तीन में से एक क्वेश्चन तो तुम राइट अटेम्प्ट करके आ जाओगे। लेकिन जेबी या टॉप 3 कॉलेज उसको मिलेगा जिसके पास ताकत है तीनों सही करने की। ये भी उसी टाइप के क्वेश्चंस है। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दिस स्टफ, लेट्स ट्राई दिस वन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये वाले ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस।
For increasing the quality of education, the government should replace professors with robot professors. स्टेटमेंट। अब कई लोग दिमाग लगाएंगे, अरे कैसे पॉसिबल है? अरे कुछ नहीं यार, जो लिखा हुआ है वो पढ़ो और आगे बढ़ो। फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द गवर्नमेंट शुड रिप्लेस प्रोफेसर्स विद रोबोट प्रोफेसर्स। तो फिर यार तुम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो। फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड assumption professors are responsible for poor quality of education, robots are better than human beings। क्या assumption होता है इससे? पूजा कह रही है दोनों। अच्छा मुझे एक बात बताओ पूजा, यहाँ पे प्रोफेसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर, यहाँ पे इससे कैसे प्रूव होता है कि ये प्रोफेसर रिस्पॉन्सिबल है पुअर इसके लिए? ये गलत assumption है। रोबोट्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, ये हो सकता है क्या कि नहीं होगा? पहला तो डेफिनेटली नहीं है। मुझे एक और आंसर आया हुआ है एक स्टूडेंट का, कोमल कह रही है ई यानी कि नीदर। बताओ मुझे क्या हो सकता है इसका आंसर? अभिषेक कह रहा है ई। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो लोग अभी मतलब 3-4 महीने, 2 महीने पहले जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए बोलना चाहता हूँ तुम्हारे लिए बहुत सेक्सी अपॉर्चुनिटी है। यू गाइज आर अटेंडिंग दीज वर्कशॉप्स एंड प्लीज अटेंड इट, बिकॉज तुम्हें आगे जाके अगर इस साल सीटी दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगले साल बहुत सही जाएगा आपका जब भी आप सीटी दोगे। और ये सारी चीज़ें आपको सी मैट में आती हैं, मैट में आती हैं और कई सारे एग्जाम्स में आती हैं। और जो एन मैट स्नैप जैसे एग्जामिनेशन है उसके लिए बेसिक का काम करता है। हाँ, जैट और कैट की कहानी अलग है, ठीक है? तो जैट और उसकी कहानी अलग है। इसका आंसर ई होगा, नन ऑफ देम। ये फंडा यहां बैठता है तो यहां पे भी होगा ना, रोबोट्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग, हाउ इट कैन बी अज्यूम्ड। लेकिन लोग सोचेंगे कि हाँ अज्यूम तुम वो करोगे, या कुछ और भी रीजन हो सकता है। इसका आंसर ई है, ई नीदर। जिन लोगों ने ई टिक किया, गुड जॉब गाइस, ट्राई अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। Okay, I will give you the answer here. And I want you to think that why that is the answer. Answer is D. Think why that is the answer. The court should not have pronounced sentence against Godman XYZ. The court should have given due consideration to the devotions of his follower. इंडिया जैसा है यार। इंडिया में अभी बाबा राम रहीम के पिछवाड़े में डंडा मार के लेके गए, फिर उसके बाद वो एक और वो कौन सा बाबा था, आसाराम बापू। अगर किसी उसको मानता था तो आई गिव अ शिट। सारे के सारे ये सब के सब चोर हैं, तो किसी को बुरा लगता है तो मेरी बला से अच्छा हुआ उनको जेल में डाला। तो डिवोशंस ऑफ फॉलोअर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द लॉ। क्या बकवास है यार, लॉ के आगे कोई आगे नहीं होता। कोर्ट शुड इग्नोर लॉ फॉर द गुड ऑफ द नेशन। हाउ इट्स पॉसिबल? दोनों नहीं है, दोनों assumption नहीं है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ मत करना। स्टेटमेंट पढ़ो, द कोर्ट शुड नॉट हैव प्रोनाउंस्ड सेंटेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट। यहाँ पे दिखा क्या हुआ है, यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है कि ऐसे घुमाता है एग्जामिनर। हमको लगेगा कि हाँ भाई दोनों नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। वो तुम्हें ये कह रहा है कि कोर्ट को गॉडमैन, मतलब गॉडमैन तो गॉड नाम जोड़ना ही नहीं चाहिए, मतलब वो धांधलीबाज कौन मैने, कोई सीरीज भी आई थी ना आश्रम, उनके ऊपर कोई सेंटेंस नहीं लेना चाहिए। तो क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अगर मैं पढ़ता हूं तो ये दोनों चीजें स्ट्रांग होती हैं, तो ये बोथ दी अजम्पशंस आर इम्प्लिसिट हो जाते हैं। माना ये नॉनसेंस है, लेकिन हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है। आंसर डी, बोथ assumption 1 and 2 आर implicit। व्हाई? बिकॉज द स्टेटमेंट इज सेइंग कि भैया छोड़ देना चाहिए, should have consideration to the devotions of follower। तो क्यों devotion of the follower more important than the law? क्योंकि law तो कहता है डंडे मारो। court should ignore the law for the good, ignore law for the good of the nation। क्यों nation? क्योंकि nation की जो जनता है उसको मानती है, करती है भैया, पब्लिक है। तुम्हें पता है बाबा राम रहीम के हाथों से उगाए हुए आलू, मैंने सुना है 1 लाख रुपए किलो मिलते थे। खैर, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। बाबा बन जाना चाहिए था यार, टीचर क्यों बन गया मैं? वैसे मैं एक पॉडकास्ट भी चलाता हूँ बाबा जी का ज्ञान। ऑफ कोर्स आई डू नॉट प्रीच, आई जस्ट सिंपली टॉक अबाउट द स्टफ। इसका आंसर दूंगा मैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन मेरा दिल करता है मैं दे ही दूं। ई इसका आंसर है, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इसका आंसर है ई। According to the latest sale data compared to the nearest competitor, ABC sells twice the number of super bike.
एक कंपनी एबीसी है, भाड़ में गया, सिंप्लीफाई करो, ज्यादा दुगनी बाइक्स बेचती है किसी कंपनी से. एबीसी मेक्स द सुपर बेस्ट सुपर बाइक्स इन द वर्ल्ड. हाउ यू कैन अज्यूम दैट? दिस हैज नथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट दे आर सेलिंग मोर. मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके लोग जिनको बहुत फॉलो करते हैं, तो क्या वो भाई हैं या बहुत अच्छे हैं, बहुत अकलमंद हैं? एबीसी सुपर बाइक्स आर द चीपेस्ट सुपर बाइक्स इन द मार्केट. हाउ यू कैन इवन अज्यूम दैट? नन ऑफ दैट फॉलो. आंसर इसका ई होगा. अब लोग बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा. ठीक है यार, ये वाला क्वेश्चन करो. इसके बाद हम 2 मिनट का विश्राम लेंगे क्योंकि वैसे भी सेशन खत्म होगा. आई शेयर अनदर लिंक. एंड यस, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. आई डू नॉट नो वेदर आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब और नॉट. वो मेरे मूड पे है, लेकिन हाँ, रिकॉर्ड मैं कर रहा हूं. कंपनी एक्स इज इंप्लीमेंटिंग वर्क फ्रॉम होम स्कीम फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. ये तो यार कोरोना के ऊपर हो गया. एम्प्लॉइज विल वर्क मोर एफिशिएंटली फ्रॉम होम. एम्प्लॉइज अंडर द स्कीम विल पुट मोर आवर्स इन वर्क. दोनों चीजें असम्पशन होती है, इसीलिए तो कंपनी कर रही है. दोनों फॉलो होता है. इतना सिंपल है यार. बोथ द असम्पशन वर इम्प्लिसिट. आंसर इज डी. 31 का आंसर डी है गाइस. लेट्स टेक अ ब्रेक of 2 minutes, and then after 2 minutes we are meeting again. Let's see. I'll be sharing the link soon. Just 2 minutes, guys. Okay guys, so now let's start with statement and argument. Argument मतलब कि कौन सा जो उसका तर्क है, उसका जो हम लोग जिसके बारे में बोलते हैं वो strong है या weak है. So for that we need to understand the statement itself, and then we will decide which one is strong or weak, and based on that we will select our option. पहला question क्या है? Should India allow foreign media companies to buy stakes in Indian print media? क्या इंडिया को दूसरी कंट्रीज के जो फॉरेन मीडिया कंपनीज है, क्या उनको अलाउ करना चाहिए इंडियन प्रिंट मीडिया में स्टेक्स खरीदने के लिए? तो पहला आर्ग्यूमेंट है यस, इट विल इंप्रूव द एप्टीट्यूड ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स एंड देयर टेक्निकल स्टैंडर्ड. नो, they will change public opinions on important national issues and bring them to negligence for their interest. तो कौन सा एक सिचुएशन दी हुई, एक क्वेश्चन पूछा होता है, मतलब ये पूछता है कि या करना चाहिए, तो दो साइड मिलते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट. या तो दोनों फॉर होंगे या तो दोनों अगेंस्ट होंगे. हमारा वो वाला ऑप्शन राइट होगा जो सही होगा. सही होगा कैसे होगा? सही लॉजिकल होगा, सेंसिबल होगा, या तो पढ़ के लगता है कि हाँ चीजें पॉसिबल हैं. तो क्या होगा इसका? यस, इट विल इंप्रूव द एप्टीट्यूड ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स एंड देयर टेक्निकल स्टैंडर्ड. तो ये आर्ग्यूमेंट, इंडिया अलाउ, नो दे विल चेंज पब्लिक ओपिनियन ऑन इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज एंड ब्रिंग देम टू नेग्लिजेंस फॉर देयर इंटरेस्ट. क्या इसका आंसर होना चाहिए? अब कौन सा, मतलब तुम्हारे हिसाब से दोनों सही है या एक सही है या क्या होगा, या एक सही है कैसा होगा? How you can say that yes, it will improve the aptitude of Indian newspapers and their technical standard? They are already doing it. But yes, एक ये चीज हो सकती है. No, they will not. They will change public opinion. कोमल कह रही है सिर्फ एक होगा. नहीं कोमल, इसका आंसर 2 है. No, they will change public opinion on important. या तो दोनों होगा या तो सिर्फ दूसरा होगा. क्या होगा इसका आंसर? अब यहाँ पे पता है होता क्या है, एग्जाम में जो तुम ऐसा स्टक करोगे. अब मैं तुम्हें एक बहुत ही मुद्दे की और पते की बात बताता हूँ. जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, पता है कि ये क्वेश्चन ईजी हैं, ये स्कोर इजीली हो जाते हैं, बट कहीं ना एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं अटक जाता है. अब सोचो कि यहाँ पे तुम्हें बैठ के ऐसा लग रहा है, इमेजिन करो कि जब टाइमर चल रहा होगा सामने, घड़ी का, सिस्टम के सामने 150 मिनट से टाइम कम हो रहा होगा, तब ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, स्ट्रेस भी हाई होगा, सब हाई होगा. तब ना ये सिंपल से क्वेश्चंस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं. ठंडा दिमाग रखना और अटकना मत. जो सही लगता है टिक करो, सही है, राइट है, और आगे बढ़ो. The problem is not that you will not get the right answer or wrong answer. The problem is that you might get stuck. And these questions are the questions where you should not get stuck. क्योंकि कुछ questions हैं वो तो भाई तुमसे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं 1 मार्क के लिए, जो तुम्हारे पजल हैं. खैर, मैं होता हूँ तुम्हारी जगह तो 30 मार्क के पजल आते हैं, मैं तो भाई अटेम्प्ट नहीं करूंगा जेन्युइनली, क्योंकि वो 30 क्वेश्चन के लिए लोग अपने 170 क्वेश्चन की बैंड बजा देते हैं. अक्सर हम उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे अपना टाइम लगाते हैं
जिससे हमें कम आउटपुट मिलने वाला और ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन सीटी के जितने भी एग्जाम है वो टाइम कंस्ट्रेंट है, हमें अपनी एनर्जी और टाइम उसमें लगाना चाहिए जो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, ऐसा तो कहा नहीं है कि इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन राइट होने ही चाहिए टू गेट दी कॉल। They will see your overall score, they will see your cumulative score, and based on that you're going to get the admission. So that's how you must be doing it. Should India allow foreign media companies to buy stakes in Indian print media? Yes, it will improve the aptitude of Indian newspapers and their technical standard. No, they will change public opinion. इसका आंसर तुम्हारा होगा ये। How you can say that it will improve the standard? That means you're saying that Indian technicians or Indian newspaper standard is not better. No, it's not like that. So answer is this. कभी कभी मैं भी अग्री नहीं करता एग्जामिनर के ऑप्शन से, बट कौन सुनता है हमारी। चेक दिस क्वेश्चन, शुड प्रमोशंस इन द आर्म फोर्सेस बी मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी? आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में सीनियोरिटी मतलब ज्यादा साल हो गए तो उसको प्रमोशन दे दिया। आर्ग्यूमेंट है, वो पूछ रहा है। नो, पेट्रियोटिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर सच प्रमोशन। यू कैन नॉट दिस, ओके पेट्रियोटिज्म तो होना चाहिए तभी तो वो फौज में है, लेकिन how you can judge the patriotism of a man, this is not strong. Yes, it would be a reward to all those all seniors. yes, ये चीज सेंसिबल लग रही है। इसका आंसर भी 2 होगा कि 1 होगा? तुम्हें क्या लगता है, पेट्रियोटिज्म चेक कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में? ये कैसे करेंगे? चलो इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, सोचो बैठ के। ट्राई दिस वन, should India develop a national water grid including all rivers of the country? Should India develop a national water grid including all rivers of the country? National water grid मतलब एक कोई इनको ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिस जो सारी रिवर्स को काउंट करे, ताकि कई जगह पे सूखा हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जाता है। Management of the water is not good. If we manage the water nicely, things are going to be great. No, it is not feasible because we have no technical knowledge. Yes, because where there is a shortage of water, it can be helped by channelizing the flowing water. यार सीधी बात है, कहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है? दैट यू आर अज्यूमिंग, यू हैव टू फोकस ऑन द आर्ग्यूमेंट, दिस इज द राइट वन। ठीक है, मूविंग ऑन, वन मोर क्वेश्चन, should there be a board examination for students at the end of class 4 in India? Board examination, that means not conducted by the school, by the central body. 10th और 12th का जो बोर्ड होता है HSC SSC का, वो सेंट्रल बॉडी लेती है, वरना उसके सिवा स्कूल्स एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। आई होप यू गाइज नो दैट। ऑफ कोर्स स्कूल तो पास किया ही है। नो, बिकॉज इट विल थ्रस्ट यूजलेस बर्डन ऑन टेंडर एज चिल्ड्रन and their common intelligence will be affected. Yes, in today's competitive age, children should be prepared to face difficult examination. अब पता है क्या होता है, नीदर नॉर भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। I am not going to give you the answers of these questions. I want you to think. सेशन का मेन मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हें क्या समझ में आया क्या नहीं आया, वो तो क्या अभी जो वक्त निकल चुका है। सेशन का मुद्दा ये है कि तुम्हारे नीचे आग लगे कि तुम्हें पढ़ना है। वर्कशॉप का मुद्दा ये होना चाहिए कि तुम्हें वो मोटिवेट करे, दिमाग में लाए कि पढ़ना है, और तुम पढ़ना शुरू करो, अपने फोकस पे ध्यान दो, ताकि अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो ताकि आपका स्कोर अच्छा आए। ये वाला क्वेश्चन देखो, शुड इंडिया कीप रिजर्व ऑयल एज वेस्टर्न कंट्रीज टू कन्फ्रंट डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस इन फ्यूचर? क्या वेस्टर्न कंट्रीज की तरह इंडिया को भी अपना ऑयल जो है रिजर्व में करना चाहिए ताकि वो मुसीबतों का सामना कर सके? दुख की बात यह है कि हमारी कंट्री में ऑयल रिजर्व का कोई स्टोरेज सिस्टम है ही नहीं, कभी बना ही नहीं। नाउ गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग एंड डूइंग इट, बट इतने सालों में नहीं बना हर एक कंट्री का। इसीलिए जब कोरोना वायरस लफड़ा हुआ था 2020 में, फ्यूल का प्राइस नेगेटिव में चला गया था, लेकिन इंडिया को उसका फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तो पेट्रोल बॉन्ड, नेहरू जी बॉन्ड साइन करके गए हैं, दूसरी चीज इंडिया में यार पेट्रोल स्टोरेज की जगह ही नहीं है। जब सब कुछ बंद था तो पेट्रोल वैसे ही टैंक्स में भरा हुआ है, तुम कहाँ स्टोर किधर करोगे? तुम ले भी आओगे बैरल्स, स्टोर किधर करोगे? दैट्स द रीजन इंडिया को फायदा नहीं हुआ। सो नाउ इंडिया इज वर्किंग ऑन इट. No, the inert and useless heavy amount of foreign currency is not obligatory. Yes, it will be helpful for India to bear the scourge of high oil price and unprecedented conditions. Definitely ये तो strong होगा ही. No, the inert and useless heavy amount of foreign currency is not obligatory. ये तो बकवास है.
इसका आंसर 2 होगा. आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट. Let's try to attempt other questions, okay? Okay, let me just see what all type of questions I want you to attempt. अब हम जाएंगे क्रिटिकल रीजनिंग के वो हैवी वाले क्वेश्चंस. हैवी वाले क्वेश्चंस जिसमें पैसेज होता है, ऐसे पैसेज लिखा रहता है. पहले ना तुम्हें बताता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस दिखते कैसे हैं, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल. आई वांट टू कीप इट शॉर्ट, सिंपल, प्रिसाइज and I also want to showcase to you that you guys are in a huge misconception. अभी 11-12 मिनट हो रहे हैं. 40 मिनट का एक सेशन होता है जूम का. हमने ब्रेक भी लिया. मैंने सेशंस 5 से 7 मिनट लेट चालू किया था. अगर समझो मैं ये भी सारा टाइम कंक्लूड करता हूँ, अभी तक मैंने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, लेट स्टार्ट कर रहा हूँ. अगर ये क्वेश्चंस तुम खुद से सॉल्व करोगे विदाउट एनी इंटरप्शन, without anything, of course you'll be taking way lesser time than what I have taken right now to explain these questions. It is proving my point that you are not going to waste so much of time, or you do not require so much of time in attempting these questions. इन सेशंस का मेन फंडा ये है ताकि आपको पढ़ाई के प्रति जागरूक करे, आपको नॉलेज दे कि क्या करना है. लेकिन अगर आप कोई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सर वर्कशॉप करके मेरे को जेबी मिल जाएगा, सही है, मुझे भी कतरीना कैफ से शादी करनी है. आगे पढ़ो. बिलो इज गिवन अ पैसेज फॉलोड बाय सेवरल पॉसिबल इन्फ्रेंसेस व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स स्टेटेड इन द पैसेज. पहले उन्होंने बकवास दी होगी कि पढ़ो, पढ़ाना, धमकाना, ये बकवास है. मेन चीज ये है कि तुम्हें 1 टिक करना है इफ द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू, 2 करना है अगर प्रोबेबिलिटी ट्रू, 3 करना है द डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड कि इधर या उधर, 4 यानी कि प्रोबेबली फॉल्स, 5th यानी कि डेफिनेटली फॉल्स. अब इसमें तुम्हें एक छोटी सी ना एक आइडियोलॉजी देता हूं, एक तरीका समझाता हूं. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको पहले ये समझना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. लोग बोलते हैं सर मुझे ये तो पता चलता है ट्रू या फॉल्स है, मैं कंफ्यूज होता हूँ प्रोबेबली ट्रू में या डेफिनेटली ट्रू में, या प्रोबेबली फॉल्स में या डेफिनेटली फॉल्स में. डेटा अगर नॉट सफिशिएंट है तो तुम 3 टिक करके आ जाओगे, यानी कि 3rd ऑप्शन टिक करके आ जाओगे. ऑप्शन टिक करना है, टीटा नहीं है कैट की तरह. सबसे पहली चीज इन टाइप के क्वेश्चन में आप ये मार्क करोगे कि भाई साहब कौन सा, या तो ये ट्रू है या तो फॉल्स है. जब वो चीज में तुम चले जाते हो, समझो एक एग्जांपल देता हूं, मैंने पता कर लिया कि जो आंसर है वो ट्रू है, तो ये सारे ऑप्शन चले गए. या तो इसका आंसर 1 होगा या तो आंसर 2 होगा. क्या होगा? डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू. फिर मेरे लिए इजी होता है. अब ये चीज ना तुम्हारी समझ पे है, और मैं समझ तुम्हारी चेंज नहीं कर सकता कुछ समय में. प्लस ये चीज तुम्हारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग पे भी है. लेट्स ट्राई फ्यू क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड दैट. और इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, जिसके ऊपर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं. पिछले साल 15 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर लॉजिकल रीजनिंग में. अब इमेजिन करो कई लोग हैं जो वर्बल नहीं पढ़ते. क्यों? क्योंकि वो लॉजिक ही पढ़ते हैं. 50 क्वेश्चन वर्बल के तो गए गए साले, ये 30 क्वेश्चन भी वर्बल के हैं. ये साला कोई नहीं बताता. खैर मैं बताता था, लेकिन कोई करता नहीं करता वो बात अलग है. ऐसा एक पैसेज दिया रहेगा और उसके बाद अब तुम बोलोगे सर ये इतना बड़ा पैसेज है, ये कैसे सॉल्व होगा? अरे भैया पैसेज बड़ा है लेकिन क्वेश्चन भी तो 5 है. क्वेश्चन भी तो 5 है. अब तुम्हें 1 2 3 4 5 टिक करना है. 1 होगा डेफिनेटली ट्रू, 2nd होगा प्रोबेबली ट्रू, 3 होगा डेटा इनएडिक्वेट, 4th होगा प्रोबेबली फॉल्स, 5th होगा डेफिनेटली फॉल्स, या जो भी है, जो भी चीज है उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है. I will do one thing. I will send these questions to you. I will send these 2 passages to you. In fact, these 3 passages. Okay. और ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं. चलो वो वाले, ये वाले जो 2 है ना, ये मैं तुम्हें ग्रुप पे दूंगा. देखते कि कौन कितना सही करता है. ये 2 11 12 13 14 15 32 33 34 35 36 जो क्वेश्चन है, और जो लोग बाद में इसको देखेंगे मैं चाहता हूँ कि पॉज करके देख लें और क्वेश्चन सॉल्व कर ले. बट ये वाले जो, और ये इसका इंस्ट्रक्शन है कि 1 इज द डेफिनेटली, प्रोबेबली, डेफिनेट, फिर प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, जो भी है. ये क्वेश्चन है. एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं है, क्वेश्चन एक्चुअली ये है. द कंक्लूजन अबव इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन. ऊपर का जो कंक्लूजन है वो कौन से अजम्पशन पे बेस्ड करता है?
उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। अब कई लोग क्या दिमाग लगाते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, नहीं पहले आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। अ फेमस सिंगर रिसेंटली won a lawsuit against an advertising firm for using another singer in a commercial to evoke the famous singer's well-known rendition of a certain song. अगर बोलेंगे सर रेंडिशन नहीं मुझे पता यार, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है कि एक फेमस सिंगर ने एक लॉसूट जीता किसके, एक एडवर्टाइजमेंट फर्म के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अलग सिंगर को बुला के उसके फेमस सिंगर वेल नोन एडिशन उसके जो सॉन्ग को कॉपी करके जो भी किया रहेगा। एज द रिजल्ट ऑफ द लॉसूट एडवर्टाइजिंग फर्म्स विल स्टॉप यूजिंग इमिटेटर्स इन कॉमर्शियल्स। अभी समझ में आया, इमिटेटर्स मतलब कि डुप्लीकेट। अब उनको समझ में आ रहा है कि रेंडिशन मतलब कॉपी किया, तो इसी तो लॉसूट जीता हो। जिनको ये वर्ड का मतलब नहीं समझा, टेंशन मत लो, आगे समझ में आ रहा है सेंटेंस पढ़ के। उन्होंने डिसाइड किया कि हम नकल नहीं करेंगे, देयरफॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विल राइज। अब सीधी बात है, मैं चाहता हूँ कि सलमान खान की पिक्चर का गाना और वो सीन में एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करूँ, तो मुझे सलमान खान को लेना पड़ेगा, वो सिंगर को लेना पड़ेगा, या तो मुझे उसके प्रोड्यूसर से राइट्स लेने पड़ेंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, मेरा कॉस्ट इंक्रीज होगा। सीधी बात है ना। सिंस फेमस सिंगर सर्विसेज कॉस्ट मोर देन दोज ऑफ देयर इमिटेटर्स, सीधी बात है यार। सलमान भाई सस्ता मिलेगा, सलमान भाई महंगे मिलेंगे। द कंक्लूजन अबव इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption। ये जो ऊपर का जो कंक्लूजन है वो कौन से assumption पे बेस करता है? अभी चीज समझी, अब ऑप्शंस देखो। मोस्ट पीपल आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश अ फेमस सिंगर्स rendition ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम अ गुड इमिटेटर्स rendition ऑफ द सेम सॉन्ग। मतलब ज्यादातर लोग पता लगा लेते हैं। कमर्शियल्स यूजिंग फेमस सिंगर्स, अब ये चीज लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं है यार, तुम्हें सिर्फ ऊपर का जो कंक्लूजन है, द कंक्लूजन क्या है इसका, देयरफॉर। देयरफॉर कंक्लूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कंक्लूजन। देयरफॉर के आगे हिंसफॉर, दैट्स व्हाई देयरफॉर, हिंसफॉर। Therefore, advertising costs will rise since famous singer services cost more than those of their imitators. The conclusion, अब ये तो क्वेश्चन है, मतलब इसका मतलब वो बढ़ेगा। तो above conclusion is based on which of the following assumption, कौन से assumption पे ये conclusion होता है? Commercial using famous singers are usually more effective than commercials using imitators of famous singers. The original version of some well-known songs are unavailable for use in commercials. Advertising firms will continue to use imitators to mimic the physical mannerisms of famous singers. जैसे कि लोग किशोर कुमार इन लोग को कॉपी करते हैं। The advertising industry will use well-known renditions of songs in commercials. क्वेश्चन नहीं समझा तो पता है क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि वर्बल नहीं आती। ये क्वेश्चन वर्बल में नहीं आता, ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में आता है, क्रिटिकल रीजनिंग के अंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में आता है? उसमें आता है। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इन्फ्रेंस बेस्ड है, इसका आंसर है ई गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर है ई, ये फेमस सिंगर वाला। That's it guys, I'm going to send you these questions, okay? And if I upload the video on the YouTube, I'm also going to give you the answers there in the description. Not in the description box, but in the comment section box, I will give the answers. I hope this workshop is going to give you some sense कि पढ़ाई करनी है। अगर तुम सोच रहे हो कि वर्कशॉप से मेरा रिविजन होगा, वर्कशॉप से रिविजन नहीं होता। वर्कशॉप से तुम्हें रियलाइज होता है जो तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हें रियलाइज होता है जो तुम भूल चुके हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि क्या करना है। दैट इज वॉट द मीनिंग ऑफ वर्कशॉप इज, नॉट दैट कि 1 घंटे में हम जेबी जाएंगे। अगर 1 घंटे में तुम जेबी जा सकते थे तो मैं पागल हूँ जितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, या तुम पागल हो जितने टाइम से पढ़ रहे हो। प्लीज गाइज, ये वर्बल फैकल्टी तुम्हारा आशीष कभी भी तुम्हें झोल नहीं देगा। बुरा लगे अच्छा लगे, दैट्स योर अप टू यू। दैट्स इट गाइज, आई एंड द सेशन। एंड यस, लॉजिकल रीजनिंग का एक और सेशन होगा जिसके अंदर हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो सुमित सर लेंगे, और वो वाला सेशन आपका कल होगा। आई विल मेक अ पोस्टर, or maybe Sumit will make a poster and post it. Thank you, Pooja, and make sure that guys you attend it, make the most of it. Okay then, stay safe, enjoy the festival season, but yes, make sure that you keep studying and be sensible. I'm always at your disposal. If you guys need me to to suggest, my enrolled students can always get in touch with me and seek guidance from me.
Thank you guys. Stay blessed. And yes, all these questions, I am going to send it to you. Don't worry. Thank you. Take care.